मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है प्रियदर्शन और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल कलेक्टिव एजुकेशन में। पिछले दो वीडियोस में हमने रूढ़िवाद की अवधारणा को समझा और आज मैं उपस्थित हूं आपके बीच एक प्रश्न श्रृंखला को लेकर के जो कि रूढ़िवाद पर आधारित है। इस प्रश्न श्रृंखला में वे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न श्रृंखला को। सबसे पहला प्रश्न है कि रूढ़िवाद का प्रमुख सिद्धांत क्या है। इसके ऑप्शन है तीव्र सामाजिक परिवर्तन, परंपराओं एवं स्थापित संस्थाओं का संरक्षण, वर्गहीन समाज की स्थापना और अहस्तक्षेप अर्थव्यवस्था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, परंपराओं एवं स्थापित संस्थाओं का संरक्षण रूढ़िवाद का केंद्रीय विचार है और रूढ़िवाद परंपराओं और धर्म, राष्ट्र, परिवार जैसी परंपरागत जो संस्थाएं हैं उनके संरक्षण पर बल देता है। तो ये प्रश्न कौन सी परीक्षा में पूछा गया है ये आपकी स्क्रीन पर लगातार शो हो रहा होगा, तो आप इसको देख लेंगे कि किस तरह से पूछे जाते हैं हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रूढ़िवाद के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। और आपके ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, जॉन स्टुअर्ट मिल, एडमंड बर्क और जीन जैक्स रूसो। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एकमात्र एडमंड बर्क जो विचारक हैं जिन्हें कि रूढ़िवाद का जनक भी कहा जाता है, वही सिर्फ रूढ़िवाद से संबंधित हैं। अन्य जो विचारक हैं उनका संबंध रूढ़िवाद से नहीं है। एडमंड बर्क को आधुनिक रूढ़िवाद का जनक माना जाता है। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना करते हुए परंपराओं और धीमे सुधारों के पक्ष में अपनी बात कही थी। और ये कौन सी परीक्षा में पूछा, ये आपके स्क्रीन पर। तीसरा प्रश्न है रूढ़िवाद के अनुसार सामाजिक परिवर्तन कैसा होना चाहिए। और हमारे यहाँ पर जो विकल्प हैं वो हैं क्रांतिकारी बदलाव की बात करते हैं, या अव्यवस्थित, या धीमा और सुविचारित, या त्वरित, या बलपूर्वक। तो जो रूढ़िवादी विचारक हैं, जो रूढ़िवादी विचारधारा है, वो सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, धीमा और सुविचारित। ये सी ऑप्शन सही है। रूढ़िवादी तीव्र या क्रांतिकारी परिवर्तन का विरोध करते हैं, वे धीमे, संतुलित और परंपरा से जुड़े हुए सुधारों का समर्थन करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है भारत में रूढ़िवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसमें सही उत्तर है बी, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो कि हिंदुत्व, सांस्कृतिक रूढ़िवाद, परंपरागत मूल्यों और राष्ट्रवाद का वो अपनी विचारधारा में समावेश करते हैं, जो कि रूढ़िवाद के सिद्धांतों से मेल खाता है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़िवाद का आलोचक है। एडमंड बर्क, माइकल ऑक्सफोर्ड, कार्ल मार्क्स और रसेल किर्क। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मात्र कार्ल मार्क्स ही एक विचारक हैं जिनका संबंध रूढ़िवाद से नहीं है। वो एक मार्क्सवादी, उनके नाम से एक पूरा राजनीतिक विचारधारा, मार्क्सवाद की विचारधारा अलग से होती है एक, और बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं वो कहीं ना कहीं रूढ़िवाद से जुड़े हुए हैं, उनका संबंध रूढ़िवाद से है। तो कार्ल मार्क्स एकमात्र यहाँ पर ऑप्शन है जो कि रूढ़िवाद के आलोचक हैं और उनका संबंध रूढ़िवाद से नहीं है। मार्क्सवाद रूढ़िवाद का प्रतिद्वंदी है क्योंकि वह पूंजीवाद और पारंपरिक संरचनाओं के उन्मूलन की वकालत करता है। अगला जो प्रश्न है वह है राज्य का उद्देश्य किसी व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ना नहीं बल्कि उसे अच्छा बनाना है। यह विचार किससे संबंधित है। तो यह विचार जैसा कि आप जानते हैं रूढ़िवाद से संबंधित है, और यह विचार रूढ़िवादी राज्य को नैतिक मार्गदर्शक मानते हैं।
राज्य को एक नैतिक मार्गदर्शन की भूमिका में देखते हैं रूढ़िवादी विचारक, जो व्यक्ति को नैतिकता और परंपरा के अनुसार जीवन जीने में मदद करता है। तो ये एक सही उत्तर है कि राज्य का उद्देश्य व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ना नहीं बल्कि उसे अच्छा बनाना होता है। ये विचार रूढ़िवादी विचार है और रूढ़िवादी इस विचार का समर्थन करते हैं। रूढ़िवाद इस भावना से ही कार्य करता है। अगला प्रश्न है नवरूढ़िवाद, नियो कंजर्वेटिज्म का उदय किस दशक में हुआ? और यहाँ पर आपके जो विकल्प हैं वो 1940 के दशक, 1960 के दशक, 1980 के दशक और 2000 के दशक। इसका सही उत्तर है 1960 के दशक से नवरूढ़िवाद का उदय हुआ, क्योंकि नवरूढ़िवाद का जो उदय हुआ वो 1960 के दशक में अमेरिका में हुआ, जब कुछ उदारवादी वामपंथी नीतियों से निराश होकर रूढ़िवाद की ओर इन्होंने रुख किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संदर्भ में सांस्कृतिक रूढ़िवाद का संबंध किससे है? धर्मनिरपेक्षता, हिंदुत्व, साम्यवाद और उदार लोकतंत्र। इसका सही उत्तर है हिंदुत्व, क्योंकि भारत में सांस्कृतिक रूढ़िवाद हिंदू संस्कृति, मूल्यों और इतिहास के पुनरुत्थान पर बल देता है, जिसे हिंदुत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रूढ़िवादी विचारक माइकल ऑक्सफोर्ड किस देश के निवासी थे? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी। तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। माइकल ऑक्सफोर्ड ब्रिटिश राजनीतिक दार्शनिक थे, जिन्होंने रूढ़िवाद को व्यवहारिक ज्ञान के रूप में परिभाषित किया। अगला प्रश्न है, रूढ़िवाद के अनुसार मानव स्वभाव कैसा होता है? पूर्णतः अच्छा, पूर्णतः बुरा, दुर्बल एवं अपूर्ण और तटस्थ। इस संदर्भ में हमने बातचीत की थी अपने पिछले वीडियो में भी कि रूढ़िवाद जो है मनुष्य के स्वभाव को दुर्बल एवं अपूर्ण बताता है। रूढ़िवादी मानते हैं कि मानव स्वभाव दुर्बल है, इसलिए सामाजिक नियंत्रण, धर्म और परंपराएं, इसलिए जो सामाजिक नियंत्रण है वो धर्म और परंपरा से होना चाहिए। धर्म और परंपराओं से जो है समाज का नियंत्रण होना चाहिए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो है रूढ़िवादी मानवीय स्वभाव को अपूर्ण मानते हैं और स्वार्थी मानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़िवाद का सिद्धांत नहीं है? परंपरा का महत्व, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अधिक बल, सामाजिक व्यवस्था की अविभाज्यता और धर्म की केंद्रीय भूमिका। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देखते हैं कि ए, सी और डी ये बहुत नजदीक हैं रूढ़िवाद के, लेकिन रूढ़िवाद जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व नहीं देता है, तो इसलिए यह रूढ़िवाद का सिद्धांत नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अधिक बल उदारवाद देता है। उदारवाद जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा पर ज्यादा बल देता है, जबकि रूढ़िवादी विचार जो है वो व्यक्ति की अपेक्षा सामूहिक भावना को ज्यादा महत्व देता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता को वो उतना नहीं देता है। अगला प्रश्न है, द कंजर्वेटिव माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? एडमंड बर्क, रसेल किर्क और माइकल ऑक्सफोर्ड और विल्सन मिसेस। तो ये चार ऑप्शन आपके समक्ष हैं। इसका सही उत्तर है रसेल किर्क। इन्होंने 1953 में द कंजर्वेटिव माइंड लिखी, जो आधुनिक अमेरिकी रूढ़िवाद की नींव मानी जाती है। अगला प्रश्न है, रूढ़िवाद के अनुसार संविधान का उद्देश्य क्या है? रूढ़िवादी विचारधारा संविधान का उद्देश्य क्या मानती है? रूढ़िवादी विचारधारा संविधान का उद्देश्य मानती है कि संविधान स्थायित्व एवं निरंतरता सुनिश्चित करने वाली होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि रूढ़िवादी संविधान को सामाजिक स्थिरता और पीढ़ियों के बीच निरंतरता का साधन मानते हैं। वो संविधान को न तो क्रांति को वैधानिक रूप देने के लिए नहीं, सामाजिक परिवर्तन को तेज करने के लिए भी नहीं और व्यक्तिगत अधिकारों को असीमित करने के लिए भी नहीं, बल्कि वे रूढ़िवाद को स्थायित्व एवं निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और उसका उद्देश्य मानते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में रूढ़िवादी तत्व कौन सा है?
सकारात्मक कार्यवाही जिसको आप अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता, पंचायती राज या मौलिक अधिकार। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, पंचायती राज, क्योंकि पंचायती राज पारंपरिक स्थानीय शासन प्रणाली को बढ़ावा देता है जो कि रूढ़िवाद के स्थानीय संस्थाओं का सम्मान सिद्धांत से काफी मेल खाता है, क्योंकि ये पंचायती राज जो है वो विकेंद्रीकरण की भावना पर आधारित व्यवस्था है जिसमें ग्राम स्तर पर भी एक सरकार का गठन किया जाता है। तो रूढ़िवादी विचार के हिसाब से यह रूढ़िवाद के काफी करीब है। तो जो भारतीय संविधान में पंचायती राज की व्यवस्था है वो रूढ़िवादी विचार से मेल खाती है। अगला प्रश्न है, रूढ़िवाद के अनुसार समानता का अर्थ क्या है? क्या सभी को समान आय, ये समानता का अर्थ है। सभी को समान अवसर, क्या सभी की समान सामाजिक स्थिति, या समानता को अस्वाभाविक मानना? तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही है। रूढ़िवादी समानता को अस्वाभाविक मानते हैं और असमानताओं को स्वाभाविक मानते हैं। रूढ़िवादी मानते हैं कि समाज में प्राकृतिक असमानता होती है, सभी को समान बनाने का प्रयास ही जो है वो अवास्तविक है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रूढ़िवाद के प्रमुख विचारक हैं? और ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी.डी. सावरकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर है वी.डी. सावरकर, क्योंकि सावरकर ने हिंदुत्व की अवधारणा के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक रूढ़िवाद को आकार दिया, इसलिए उनको रूढ़िवादी विचारक के रूप में भी देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, रूढ़िवाद के अनुसार धर्म की भूमिका क्या होती है? अब आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे कि रूढ़िवाद में धर्म की महत्ता कितनी महत्वपूर्ण है। क्या ये निजी मामला है? क्या ये सामाजिक नैतिकता का आधार है? क्या धर्म राज्य से अलग है या यह अप्रासंगिक है? तो ये उत्तर बी सही है इसका। रूढ़िवादी धर्म को सामाजिक नैतिकता, व्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान का स्रोत मानते हैं। ये इसका स्पष्टीकरण है जो इसकी व्याख्या है, क्योंकि रूढ़िवादी धर्म को महत्वपूर्ण मानते हैं किसके लिए? सामाजिक नैतिकता के लिए, व्यवस्था के लिए और सांस्कृतिक पहचान के लिए। उसका स्रोत मानते हैं धर्म को। अगला प्रश्न है, एडमंड बर्क ने किस घटना की आलोचना करते हुए रूढ़िवाद की नींव रखी? और ऑप्शन है अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो इसका सही उत्तर है फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 में हुई थी। और बर्क ने रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस में जो कि उन्होंने 1790 में लिखी, फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की और परंपरा के महत्व पर बल दिया। तो ये इसका सही उत्तर होगा। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उन्होंने रूढ़िवाद की नींव। अगला प्रश्न है, वन नेशन कंजर्वेटिज्म किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, ब्रिटेन और फ्रांस। इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। यह ब्रिटिश रूढ़िवाद की एक शाखा है जिसको हम वन नेशन कंजर्वेटिज्म के नाम से जानते हैं। तो यह रूढ़िवाद की एक शाखा है जिसे बेंजामिन डिसरायली ने विकसित किया, जो सामाजिक एकता और वर्ग सद्भाव पर बल देती है। अगला प्रश्न है, रूढ़िवाद के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था के प्रति क्या दृष्टिकोण है? यानी रूढ़िवाद का बाजार अर्थव्यवस्था के प्रति क्या दृष्टिकोण है? क्या यह उसका पूर्ण समर्थन करती है? क्या उसका सावधानी पूर्वक समर्थन करती है लेकिन नैतिक नियंत्रण के साथ पूर्ण विरोध करती है, या अनियमित समर्थन करती है? तो इसका सही उत्तर है कि रूढ़िवाद बाजार अर्थव्यवस्था का सावधानी पूर्वक लेकिन नैतिक नियंत्रण के साथ समर्थन करती है। रूढ़िवादी बाजार को स्वीकार करते हैं लेकिन चाहते हैं कि यह सामाजिक नैतिकता और परंपरा के ढांचे में काम करे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रूढ़िवाद का आधुनिक समर्थक नहीं है? यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं मार्गारेट थैचर, रोनाल्ड रीगन, बराक ओबामा और भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान नरेंद्र मोदी। ये ऑप्शन हैं। तो इसमें सही उत्तर है कि बराक ओबामा जो है वो
आधुनिक रूढ़िवाद के आधुनिक समर्थक नहीं हैं। ओबामा उदारवादी विचारक हैं, जबकि थैचर, रीगन और मोदी जी जो हैं वो रूढ़िवादी तत्व के प्रबल समर्थक हैं। अगला प्रश्न है, रूढ़िवाद के अनुसार परिवार की भूमिका क्या है? क्या एक अस्थायी संस्था मानता है क्या परिवार को रूढ़िवाद, या सामाजिक नैतिकता का प्राथमिक स्रोत मानता है, या राज्य के नियंत्रण में वो परिवार को मानता है, या व्यक्तिगत पसंद का मामला मानता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जो कि यानी रूढ़िवाद परिवार को सामाजिक नैतिकता का स्रोत मानता है। समाज की नैतिक आधारशिला रूढ़िवादी परिवार को मानते हैं। अगला प्रश्न है, ऑर्गेनिक सोसाइटी यानी जैविक समाज की अवधारणा किससे संबंधित है? अब यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए गए हैं और हम रूढ़िवाद पढ़ रहे हैं, इसलिए आप इसका आसानी से उत्तर दे रहे होंगे। लेकिन जब आप समझिए कि जब आप परीक्षा में बैठे होंगे और आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऑर्गेनिक सोसाइटी यानी जैविक समाज की अवधारणा किस विचारधारा से संबंधित है। तो वहां भी आपको याद आ जाना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक सोसाइटी है उसका संबंध रूढ़िवाद से है। रूढ़िवादी समाज को एक जीवित अंग मानते हैं जहां सभी भाग परस्पर निर्भर हैं। यह एक जैविक समाज की अवधारणा है। यानी जैविक समाज उस समाज को कहा जाता है जहां सभी भाग एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो रूढ़िवादी विचार जो है वो एक जैविक समाज की अवधारणा का की कल्पना करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रूढ़िवाद का विरोध किस आधार पर किया जाता है? यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, या जाति व्यवस्था और असमानता को बनाए रखता है, या लोकतंत्र का समर्थन करता है, या वैश्वीकरण का विरोध करता है? तो भारत में रूढ़िवाद का विरोध जो है वो अधिकतर जाति व्यवस्था और असमानता को बनाए रखने के कारण होता है, क्योंकि रूढ़िवाद की आलोचना आलोचक इसलिए करते हैं क्योंकि रूढ़िवाद पुरानी परंपराओं को और असमानताओं का समर्थन करती है, और भारत में जो जाति व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं ये असमानता दिखती है। तो जो इस जाति व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं और जो इस व्यवस्था के परिवर्तन की बात करते हैं वो इसका समर्थन नहीं करते हैं। तो इस आधार पर भारत में रूढ़िवाद का आलोचना की जाती है। तो इसका सही उत्तर है कि यह जाति व्यवस्था और असमानता को बनाए रखता है। इस आधार पर भारत में रूढ़िवाद का विरोध किया जाता है। अगला प्रश्न है, रूढ़िवाद के अनुसार अधिकार का स्रोत क्या है? प्राकृतिक कानून, राज्य, या परंपरा और इतिहास, या व्यक्ति की इच्छा? तो इसका सही उत्तर है परंपरा और इतिहास। रूढ़िवादी मानते हैं कि अधिकार प्राकृतिक नहीं है बल्कि सामूहिक अनुभव और ऐतिहासिक विकास से उत्पन्न होते हैं। रूढ़िवादी विचारधारा के अनुसार जो अधिकार हैं वो परंपराओं और इतिहास के कारण हैं, और उस अधिकार का जो स्रोत है वो परंपराएं और इतिहास है। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़िवाद का आर्थिक सिद्धांत है? सामूहिक स्वामित्व, निजी संपत्ति का संरक्षण, आय का समान वितरण, और राज्य द्वारा पूर्ण नियंत्रण? तो इसका सही उत्तर है निजी संपत्ति का संरक्षण, क्योंकि जो रूढ़िवादी हैं वो निजी संपत्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक स्थिरता का आधार मानते हैं, और वो कहीं ना कहीं ये एक उदारवाद के साथ इनकी एक समानता भी है कि ये भी निजी संपत्ति के संरक्षण की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वह है, लिबरल कंजर्वेटिज्म का संबंध किससे है? लिबरल का मतलब है उदारवाद और कंजर्वेटिज्म का मतलब है रूढ़िवाद। तो इसका संबंध किससे है देखते हैं। केवल परंपरा के समर्थन से, उदारवाद और रूढ़िवाद के का मिश्रण से, केवल आर्थिक उदारीकरण से, साम्यवाद के विरोध से। तो जैसे कि आप इसके नाम में ही देख सकते हैं, लिबरल और कंजर्वेटिज्म ये दोनों शब्द हैं, तो कहीं ना कहीं ये उदारवाद और रूढ़िवाद के मिश्रण की से संबंधित है। उदार रूढ़िवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी उदारवाद और सामाजिक परंपरा यानी रूढ़िवाद दोनों को संतुलित करता है। तो ये अवधारणा जो है लिबरल कंजर्वेटिज्म का संबंध उदारवाद और रूढ़िवाद के मिश्रण से है।
अगला प्रश्न है, रूढ़िवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्रांतिकारी विचारों का प्रसार, या पारंपरिक मूल्यों और ज्ञान का संप्रेषण, या वैश्विक नागरिकता का विकास, या व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को बढ़ावा। तो रूढ़िवाद मानता है कि शिक्षा का उद्देश्य जो है वो पारंपरिक मूल्यों और ज्ञान का संप्रेषण है, यानी शिक्षा के द्वारा हम अपनी परंपराओं, मूल्यों और अपने एक पीढ़ी जो है दूसरे पीढ़ी तक क्या करती है, संप्रेषित करती है, और शिक्षा के द्वारा उसका संप्रेषण होता है, और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही होता है। तो रूढ़िवादी शिक्षा को सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्यों के हस्तांतरण का साधन मानते हैं। 2019 के नेट में पूछा गया प्रश्न है। इसी प्रकार अगला प्रश्न जो है वो है, भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? कांग्रेस, आरएसएस, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक। और इसका उत्तर है आरएसएस, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत को हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में देखता है, जो कि सांस्कृतिक रूढ़िवाद का हिस्सा है। और ये अब हमारे इस आज के प्रश्न श्रृंखला का ये अंतिम प्रश्न है, रूढ़िवाद के अनुसार प्रगति का क्या अर्थ है? रूढ़िवाद प्रगति किसको समझता है? क्या भूतकाल का पूर्ण त्याग करना प्रगति है? क्या भविष्य का अंधानुकरण करना प्रगति है? क्या भूतकाल के साथ संतुलित विकास, क्या ये प्रगति है? या तकनीकी उन्नति होना ये प्रगति है? तो रूढ़िवादी विचारों के अनुसार अगर देखा जाए तो भूतकाल के साथ संतुलित विकास, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। रूढ़िवादी प्रगति को भूतकाल के मूल्यों को बनाए रखते हुए सुधार मानते हैं, न कि उसका त्याग। यानी रूढ़िवादी जो विचारक हैं वो प्रगति किसको मानते हैं कि हम अपनी परंपराओं को भी जीवित रखें और लगातार हम सुधार भी करते रहें। तो भूतकाल के मूल्यों को बनाए रखते हुए सुधार को ही रूढ़िवादी प्रगति कहते हैं, और उसको उसके परित्याग को वो कभी भी प्रगति का सूचक नहीं मानते हैं। तो आज का ये जो क्वेश्चनर था वो रूढ़िवाद पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्वेश्चनर था। मैं समझता हूं कि आपको पिछले 2 वीडियो और इस क्वेश्चनर को मिला करके रूढ़िवाद के संदर्भ में आपकी अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट हुई होगी। मैं यह दावा बिल्कुल नहीं करता हूं कि यह अंतिम ज्ञान है, इसके अतिरिक्त रूढ़िवाद में कुछ नहीं है। मैंने कोशिश की है कि आपको रूढ़िवाद के जो मान्यताएं हैं, उसके जो विशेषताएं हैं, उसके जो लक्षण हैं, उन पर आधारित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उसको स्पष्ट कराने का मैंने आपको पूरा प्रयास किया है। लेकिन इसके बावजूद भी आप अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा अध्ययनरत रहें और भी किताबें पढ़ें और रूढ़िवाद को और गहराई से आप समझेंगे। इसी कल्पना के साथ, इसी अपेक्षा के साथ मैं आपको आज का ये वीडियो अब समाप्त कर रहा हूँ, और आपको ये अपेक्षा करता हूँ कि आपको अगर इस तरह के वीडियोस और आपको मिलते रहें तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इसको लाइक करेंगे, और जो भी विद्यार्थी आपके जान पहचान के हैं आप उनके साथ इसको शेयर जरूर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।